मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कल हमने जो क्लास में अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड इन 3 मेजरमेंट पे बात की थी। अब हम आगे बात करते हैं गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई गुणोत्तर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर माध्य में क्या होता है, अपनी जो सीरीज होती है, श्रेणी में जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबका गुणनफल किया जाता है। सीरीज में जितने आइटम होंगे उन सबका गुणनफल, प्रोडक्ट निकाला जाता है, फिर उनका रूट निकाला जाता है, और जितनी उसमें संख्याएं हैं सीरीज में उसके हिसाब से। तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन में प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे संख्याएं 2 या 3 तक है तब तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स यदि ज्यादा है तो नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा होने के केस में क्या होगा कि आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे। जैसे ज्योमेट्रिक मीन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, रूट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3, मतलब जितनी संख्याएं हैं, है ना, और ऊपर रूट के बाहर उनको n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने को। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं में तो दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो एक संख्या है आपके पास 5, एक संख्या है 6। अब दो संख्याओं का आपको यदि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तब तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके और सीधा रूट निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी उसमें। लेकिन मान लो संख्याएं 3 है, तो 3 होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 3 संख्याएं हैं आपके पास 2, 8 और 32। अब 2, 8 और 32 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं के लिए आपको मान लो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 32, और इसका स्क्वायर क्यूब जो है वो 3 होगा। तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 32, करना कोई भी, कितना आ रहा है, 512। अब ये 512 का क्यूब जो है, तो अब इसमें क्या है कि क्यूब तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप उनका क्यूब निकाल के देख सकते हो। क्यूब 4 हो तो भी वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मान लो 6 है, 4 है, 8 है, 3। अब 6 का क्यूब निकालोगे तो इतना नहीं आएगा, 4 का क्यूब निकालोगे तो इतना नहीं आएगा, 8 का क्यूब निकालोगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप आंसर सीधा 8 टिक कर सकते हो अपना। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा संख्याएं हो ना तो फिर लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का यूज होता है। लॉग लॉग को वैसे आप सब पढ़ते हो, लॉग, एंटी लॉग। लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु गुणांक कहते हैं। अब लॉग के हिसाब से फॉर्मूला बनता है उसके बाद में। लेकिन आप लोगों को क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ 4 हो तो भी क्या दिक्कत है, जो भी संख्या है उसको 6 है मान लो, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, आप देख लो कितना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव में दिक्कत आती है। तो सब्जेक्टिव में फिर उसको हम लॉग से सॉल्व करते हैं। तो लॉग वाले ऑब्जेक्टिव आपके आएगा तो इसी टाइप का आएगा। ठीक है ना, 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का आएगा, कोई भी आए। लेकिन लॉग वाले फॉर्मूले तो मालूम ही होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला यदि पूछ ले आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लॉग के बेस पे ज्योमेट्रिक मीन निकालने के जो फॉर्मूले हैं उन पे हम बात करते हैं। देखो, यदि आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है, ज्योमेट्रिक मीन को हम स्मॉल जी से शो करते हैं।
स्मॉल g इज इक्वल टू एंटीलॉग फिर सिग्मा लॉग ऑफ x डिवाइड बाई n, ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये यदि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज हो, खंडित या सतत श्रेणी हो, तो एंटीलॉग फिर ब्रैकेट में सिग्मा लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई f अपॉन, इससे सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन आपको इसके प्रैक्टिकल पे तो जाने की वैसे ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ आपको लॉग टेबल मिलनी है और ना एंटी लॉग टेबल मिलनी है, केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 संख्या या 3 संख्या का कोई प्रैक्टिकल पूछे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे हम बात करें, देखो सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो गुणोत्तर माध्य की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि एक तो गुणोत्तर माध्य के लिए समस्त संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीडियन में तो आपको पता है कि सारी संख्याएं काम में नहीं आती है ना। जैसे कल आपको बताया भी था मैंने मीडियन का, कि कुछ संख्याएं नहीं भी देना तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में सारी संख्याएं काम आएगी, इसलिए समस्त संख्याओं का प्रयोग इसमें किया जाएगा। दूसरी बात, ज्योमेट्रिक मीन के जो लॉग निकालते हैं गुणोत्तर माध्य के लॉग से दूसरे लॉग जो निकाले हमने का यदि डेविएशन विचलन निकाला जाए तो उस विचलन का जो योग होगा वो 0। जैसे अर्थमेटिक मीन में होता है कि अर्थमेटिक मीन से यदि आप डेविएशन निकालते हो, है ना, तो उसकी टोटल हमेशा क्या आती है, 0 आती है। वही बात यहाँ पे है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो लॉग निकाला हुआ है उसके लॉग से यदि आप डेविएशंस कैलकुलेट करोगे तो उस डेविएशन की टोटल हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। अगली बात, ज्योमेट्रिक मीन का बीज गणितीय विवेचन हो सकता है। भाई वैसे ज्योमेट्रिक मीन क्या, आपके अर्थमेटिक मीन का भी बीज गणितीय विवेचन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल एवरेज है। आपको मैंने 4 मैथमेटिकल एवरेज बताए हैं, गणितीय माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। ठीक है ना। तो मैथमेटिकल एवरेज जितने भी है उन सबका एल्जेब्रिक बीज गणितीय विवेचन जो है वो हो सकता है। तो उनके लिए आपको ये पॉइंट हमेशा सारे सबके काम आएगा, ये चारों के। मीडियन और मोड तो पोजिशनल एवरेज है, स्थिति संबंधी माध्य है, तो उनका बीज गणितीय विवेचन नहीं हो सकता, ये ध्यान। ठीक है ना। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है आपको, जैसे आप कोई सीरीज है, अब उस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो और उस सीरीज में एक आइटम कोई 0 है मान, तो यदि सीरीज में कोई आइटम 0 होना तो उस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन कभी भी नहीं निकाल सकते। यदि श्रेणी के एक पद का मूल्य 0 है तो ऐसी श्रेणी का गुणोत्तर माध्य नहीं निकाला जा सकता, कभी भी नहीं निकाला जाएगा। और यदि श्रेणी में कोई नेगेटिव आइटम हो, ऋणात्मक मद हो, तो निकाला तो जा सकता है लेकिन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है।
ठीक है ना। जीरो है तब तो निकाल ही नहीं सकते उस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन हम। और कोई सीरीज में नेगेटिव आइटम है तो निकाल तो सकते हो, लेकिन निकालना बहुत ही टिपिकल। तो ये आपके ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन का यूज, उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है कि सामान्यतया जनसंख्या वृद्धि या कमी, और कोई भी चीज है, यदि किसी चीज की वृद्धि या कमी जो प्रतिशत में व्यक्त होती है, उन सब के लिए जनरली क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज। इंक्रीज और डिक्रीज यदि परसेंटेज में हम व्यक्त करके और कोई सीरीज अपने अपने को मिलती है, तो उसमें आपको हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज है, उसमें भी आपके ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है। ठीक है ना। मूल्यों के प्रतिशत में परिवर्तन है, उसमें भी ज्योमेट्रिक मीन का यूज होता है। इसमें एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि यदि एक साल से दूसरे साल के लिए आपको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, है ना, या जनसंख्या की वृद्धि निकालनी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पी एन इज इक्वल टू पी जीरो ब्रैकेट में 1 + r की पावर n। n का मतलब होता है करंट ईयर, जीरो का मतलब होता है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर या बेस ईयर हो तो बेस ईयर। जैसे मान लो हमें 2012 की इंटरेस्ट दे दिया और 13 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो 2013 के लिए 2012 का इंटरेस्ट लिखेंगे हम यहाँ, और वन, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो लिख लेंगे, 1 + r की पावर n करेंगे, तो इस फॉर्मूले से आप 2013 का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट या जनसंख्या की वृद्धि दर आदि ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद ज्योमेट्रिक, जैसे आपके कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है, वैसे ही कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला भी उसी पैटर्न पे होता है। जैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x⁻1n1 + x⁻2n2 अपॉन n1 + n2, इस तरह से बताया था। तो यहाँ पे x बार की जगह ज्योमेट्रिक मीन करना है। ज्योमेट्रिक मीन 1n1 + ज्योमेट्रिक मीन 2n2 अपॉन में n1 + n2, इस तरह से आप कंबाइंड जो है ज्योमेट्रिक मीन वो भी कैलकुलेट कर। ठीक है। ये हुई ज्योमेट्रिक मीन की मेन बातें। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स काम में आएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन में, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो सब मैंने आपको बताया। ज्योमेट्रिक मीन के बाद में बात करते हैं हार्मोनिक मीन। हरात्मक माध्य, हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, कोई अपने पास में सीरीज है मान, तो सबसे पहले तो क्या होता है, सीरीज की जितनी मदें होती है उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। किसी भी आइटम का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, उस आइटम को आप 1 से डिवाइड कर दो तो उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो जो अपनी सीरीज होगी, सीरीज की मदों का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर उसका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और फिर जो समांतर माध्य आया है ना उसका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपके हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होगा। तो मैं भी आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये ऐसे क्या बता रहे हो आप, अभी ये क्वेश्चन भी बताऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा।
जैसे मान लो x आपको गिवन है 2, 5, 3, 4। अब इसका आपको मान लो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप रेसिप्रोकल निकालोगे इन सभी डिजिट्स का। मैंने क्या बताया, सभी मदों का व्युत्क्रम निकालना है पहले आपको, ठीक है ना। तो 2 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/2 मतलब 0.5। 5 का निकालेंगे तो 1/5 0.20। 3 का निकालेंगे तो 1/3 0.33। 4 का निकालेंगे तो 0.25। इस तरह से सबके रेसिप्रोकल निकाल लिए, फिर उसकी टोटल कर लेंगे। 1.28 इसकी टोटल आ गई। अब इस टोटल का अर्थमेटिक मीन निकलता है। अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करते हो आप, टोटल को 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दो। तो 1.28 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.32। ये जो अर्थमेटिक मीन आया है ना, इसका फिर से रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/0.32। अब जो आंसर आएगा ना वो हार्मोनिक। तो देखो इसका दूसरा फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन के रूप में जब बात करेंगे तो डेफिनेशन तो ऐसे ही बनेगी कि किसी श्रेणी के मदों का व्युत्क्रम निकालकर उनका समांतर माध्य निकाला जाता है, और उस समांतर माध्य का फिर से व्युत्क्रम निकाला जाता है, तो वो क्या होता है, अपना हार्मोनिक मीन होता है। तो ये जो मैंने बात बताई है आपको, इसका फॉर्मूला क्या बना, देखो, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, फिर सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन ए। मतलब ये सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स थे, ठीक है। इसको n से डिवाइड किया हमने, और फिर जो संख्या आई उसका फिर से रेसिप्रोकल निकाला। तो ऐसे फॉर्मूला बनता है, लेकिन इसको इजी किया जा सकता है। फॉर्मूले को इजी कैसे कर सकते हैं भाई, जब इस संख्या का रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल का मतलब 1 से डिवाइड करोगे आप, तो इससे अच्छा इसको उल्टा कर दो ना, n ऊपर ले लो और सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x नीचे ले लो, तो वो ऑटोमेटिक ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर आपको बाहर दोबारा रेसिप्रोकल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो, n अपॉन सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x। बस इतने से आंसर आ जाएगा। जैसे ये 1.2 आया था आपका सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x, n 4 था, तो सीधा आप 4/1.28 करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रोसीजर से बच जाते, ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेशन समझाने के लिए बताया है, बाकी कोई इतना बड़ा प्रैक्टिकल तो आना नहीं है आपके, इसलिए हम तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन कम से कम दिमाग में बैठनी तो चाहिए ना। रटने वाले तो रटेंगे, लेकिन हमें रटनी क्यों है, ठीक है ना। तो दिमाग में बैठ गई होगी डेफिनेशन आपके। कोई भी सीरीज हो, पहले उसकी सारी मदों का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, फिर उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फिर अर्थमेटिक मीन का वापस रेसिप्रोकल निकालेंगे, तब जो आंसर आएगा वो हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन के बारे में बहुत कुछ चीजें सीखने की है। देखो क्या होता है, ये मतलब सीखने के लिए समझा रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो अभी मैं कहूं कि मैं किसी दुकान पे गया, सब्जी मंडी गया मान लो, तो एक ठेले वाले से पूछा कि भाई टमाटर क्या भाव दिए, तो उसने कहा भाई 30 रुपए किलो। तो मैंने कहा चलो 30 रुपए किलो मिल रहे हैं, 1 किलो ले लेते हैं। मैंने उससे 1 किलो टमाटर ले लिया। आगे बढ़ा, एक और ठेले वाला टमाटर लेके खड़ा था। मैंने कहा भाई रे टमाटर क्या भाव है, बोले 25 रुपए किलो। मैंने कहा यार ये तो सस्ते दे रहा है, अपने तो ठग लिया उसने। तो मैंने कहा इससे 1 किलो और ले ले। तो 25 रुपए किलो की रेट पे मैंने 1 किलो टमाटर उससे और ले। फिर आगे गया, एक ठेले वाला खड़ा था। मैंने कहा भाई टमाटर क्या भाव, बोले 20 रुपए किलो। मैंने कहा 1 किलो और ले लो। इस तरह से मैंने टमाटर खरीद लिए 3 जगह।
अब मैं घर पे गया तो घर पे मिसेज ने कहा कि भाई टमाटर क्या भाव लेके आए। आप बताओ आपका आंसर क्या होगा? या घर पे पूरी स्टोरी सुनाओगे कि पहले मैंने 30 रुपए किलो खरीदे, फिर 25 रुपए किलो खरीदे, फिर 20 रुपए किलो खरीदे। आपको घर से पूछा जाएगा कि टमाटर क्या भाव लेके आए, आपका आंसर क्या होगा? 25 रुपीज, क्योंकि आपने सिंपली इसका मीन निकाल लिया। सिंपल सी बात है ना? इसका मीन निकाल लिया आपने। तीनों टोटल आपके 75 रुपए लगे, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 किलो माल है, 25 रुपए रेट आ गई। आपने कहा तो ये तो है आपका अर्थमेटिक मीन, सिंपल मीन। अब इस सिचुएशन को मैं चेंज करता हूं। देखो चेंज क्या कर रहा हूं। ठेले वाले के पास गया, उसने कहा भाई साहब टमाटर 30 रुपए किलो। रेट थोड़ी चेंज कर देता हूं, नहीं तो पॉइंट में आएगा मामला। ठेले वाले के पास में गया, उसको मैंने पूछा भाई टमाटर क्या भाव है? बोले 20 रुपए किलो। मैंने कहा ठीक है, 20 रुपए किलो है तो ये 20 रुपए का नोट पकड़ और टमाटर दे दे। उसने मेरे को टमाटर दे दिए। दूसरे ठेले वाले के पास गया, उसको पूछा भाई टमाटर क्या भाव है? बोले 10 रुपए किलो। मैंने कहा यार यहाँ तो सस्ते मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। तो मैंने उसको भी 20 रुपए का नोट पकड़ाया और 20 रुपए के टमाटर ले लिए। तीसरे ठेले वाले के पास गया, पूछा भाई टमाटर क्या भाव? बोले 5 रुपए किलो। मैंने कहा ये तो और सस्ते दे रहा है। तो उसको भी मैंने 20 रुपए का नोट पकड़ाया और 20 रुपए के टमाटर ले लिए। अब मैं घर पे गया, घर पे पूछा गया कि भाई टमाटर क्या भाव लेके आए? क्या आप इसका एवरेज निकाल के बताओगे? 20 प्लस 10 प्लस 5/3, 35/3, 11.67। क्या ये सही है? क्या ये मैंने एवरेज निकाला है और घर पे ये रेट बता दी मैंने कि भाई टमाटर में 11 रुपए 67 पैसे किलो लाइक लेके आया हूँ? क्या सही बोल रहा हूं मैं? नहीं बोल रहा सही? चेक कर लो आप। यहाँ देखो 20 रुपए दिए मैंने और 1 किलो टमाटर खरीदा, ठीक है। यहाँ 20 रुपए दिए और 2 किलो टमाटर खरीदे मैंने, और यहाँ 20 रुपए देके 4 किलो टमाटर खरीदे हैं मैंने। टोटल मैंने 7 किलो टमाटर खरीदे हैं, टोटल रुपए लगे हैं 60। 60 रुपए में 7 किलो टमाटर खरीदे हैं, तो 1 किलो की एवरेज रेट क्या आएगी मेरे? 8.57। ये सही आंसर है। तो यहां मैंने सिचुएशन चेंज कर दी थी। देखो सिचुएशन क्या चेंज कर दी कि मैंने अलग अलग क्वांटिटी खरीद ली। यहाँ पे अपनी क्वांटिटी क्या थी? फिक्स थी। यहाँ पे अपनी क्वांटिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन निकलेगा। अब आपको चेक करके बताता हूँ हार्मोनिक मीन निकलेगा नहीं। हालांकि यहाँ पे एक ही अमाउंट है अपनी, तो हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। हालांकि इसको तो मैंने सिंपली करके फिर अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है, लेकिन आप इसका हार्मोनिक मीन निकाल लो तो निकल जाएगा अपना आंसर। तो हार्मोनिक मीन के लिए क्या होता है? दो चीज होती है, देखो हमेशा ध्यान रखनी है। एक होता है प्रश्न में क्या पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, और दूसरा होता है कि आपकी जो दर है वो क्या है। तो यदि दोनों चीजें चल है या दोनों चीजें अचल है, मतलब दोनों चीजें वेरिएबल है या दोनों चीजें कांस्टेंट है, तब तो आपके सिंपल अर्थमेटिक मीन निकलता है। क्योंकि यहां देखो रेट भी 1 किलो की थी। रेट किसकी थी? 1 किलो की थी। और मैंने खरीदे भी कितने? 1 किलो सबसे। या सबसे 5 किलो खरीदता मैं तो भी कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही माना जाएगा। ये मत सोचना कि रेट 1 किलो है तो फिर ये 5 किलो क्यों है। खरीदे मैंने सब जगह से 5 किलो है ना,
तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों चीजें कांस्टेंट है, इसलिए आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं है। रेट 1 किलो की थी, लेकिन मैंने क्वांटिटी सब जगह अलग अलग यूज कर ली। तो एक जगह तो कांस्टेंट है, लेकिन दूसरी जगह वेरिएबल हो गया ऑटोमेटिक सब जगह। तो एक जगह कांस्टेंट हो और सेकंड जगह पे वेरिएबल हो जाए, तो उस केस में हमेशा हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होता है। ये ध्यान रखने की बात है। अभी एक बार इस डिजिट्स का हार्मोनिक मीन निकाल के देखते हैं हम, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले से, तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा। अभी ये प्राइस क्या क्या थी मेरे पास, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। इसका हार्मोनिक मीन निकालो। हार्मोनिक मीन का तरीका क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ एक्स निकालो। 1/20 कितना आएगा? 0.05। 1/10 0.10। 1/5 कितना होगा? 0.20। तीनों की टोटल कर लो, 0.35। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? n/सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। n कितने हैं? 3 है अपने। 3/0.35 करना कितना आएगा बताओ? तीन अपॉन 0.35, 8.57 वही आया है देखो। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन निकलेगा, क्योंकि एक चीज वेरिएबल है और एक चीज कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान रखनी। लेकिन मैं इस सिचुएशन को और चेंज कर दूं, मान लो, देखो इसी सिचुएशन को और चेंज करता हूं, ठीक है ना? तो आपको लगेगा अब क्या करें। देखो, पहली दुकान पे गया, 20 रुपए किलो टमाटर थे, मैंने उसको 20 रुपए का नोट पकड़ाया और टमाटर खरीद लिए। दूसरी दुकान पे गया, 10 रुपए किलो टमाटर थे, मैंने कहा या तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मैंने 50 रुपए के टमाटर खरीद लिए इससे। तीसरी दुकान पे गया, 5 रुपए किलो टमाटर थे, मैंने कहा ये तो और ही सस्ते मिल रहे हैं, खूब सारे खरीद लो, पूरे मोहल्ले में बांट देंगे। 100 रुपए के टमाटर खरीद लिए। अब ये सिचुएशन और बदल गई है, देखो वेरिएबल कांस्टेंट वाली बात तो है ही, उसके अलावा अमाउंट भी सारी चेंज हो गई। देखो, तो इस केस में आप कैसे मीन कैलकुलेट करोगे? तो इस केस में पहले तो सिंपली कैलकुलेट करके बताता हूं आपको, फिर फॉर्मूलों के हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊंगा। सिंपली कैलकुलेट करोगे तो देखो, 20 रुपए के कितने किलो खरीदे आपने? 1 किलो। यहाँ 50 रुपए के खरीदे, 10 रुपए किलो के हिसाब से, मतलब कितने खरीदे? 5 किलो। यहाँ 100 रुपए के खरीदे हैं 5 रुपए किलो के हिसाब से, मतलब 20 किलो। टोटल 26 किलो टमाटर आपने खरीदे। कितने रुपए में? 170 रुपए में 26 किलो टमाटर खरीदे हैं। 1 किलो टमाटर की रेट क्या आ गई? 6.53 आ गई। लेकिन ये तो मैंने कैलकुलेशन करके निकाला, लेकिन अब सिस्टमेटिक निकाल के बताता हूं इसी हार्मोनिक मीन से। लेकिन हार्मोनिक मीन यूज नहीं होगा यहाँ पे यूज होगा वेटेड हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ अमाउंट का वेट अलग हो गया है, इसलिए वेटेड हार्मोनिक मीन यूज होगा। अब इसका मान लो हार्मोनिक मीन यूज करता हूं मैं वेटेड, तो देखो रेट तो है आपकी 20, 10 और 5, ठीक है। और ये जो है ना रुपए जो खर्च किए हैं, ये वेट है, 20, 50 और 100। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रेसिप्रोकल निकालेंगे एक्स का। तो 1/20 0.05, 1/10 0.10, 1/5 0.20, ये तो हमने पहले निकाली थे। इस रेसिप्रोकल ऑफ एक्स को डब्ल्यू वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 0.05 कितना आया? 1। 50 इंटू 0.10 कितना आया? 5। 100 इंटू 0.20 कितना आया? 20। टोटल आ गया 26, और वेट की टोटल है आपकी 170, ठीक है ना?
तो वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्लू अपॉन सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डब्लू। तो सिग्मा डब्लू है 170 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डब्लू 26 निकाला था हमने। ये देखो आंसर आ जाएगा 6.5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि हार्मोनिक मीन जब भी निकालते हैं तो पहली बात तो सिंपल हार्मोनिक मीन कब निकालते हैं, जब एक चीज वेरिएबल हो और एक चीज कांस्टेंट हो। दोनों ही चीजें वेरिएबल हो या दोनों ही चीजें कांस्टेंट हो, उस केस में तो क्या निकालते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। एक चीज वेरिएबल हो एक चीज कांस्टेंट हो, उस केस में हार्मोनिक मीन निकालते हैं। और एक चीज वेरिएबल हो और एक चीज कांस्टेंट नहीं, मतलब एक चीज कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो लेकिन साथ में वेट अलग आ जाए, हर चीज का महत्व अलग हो जाए, उस केस में फिर वेटेड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट। तो ये तीन सिचुएशन होती है, देखो इन तीनों को ध्यान रखना। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दी पूरी चीज, तो मेरे हिसाब से आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई हार्मोनिक मीन की विशेषताएं क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हार्मोनिक मीन की। जैसे ज्योमेट्रिक मीन की विशेषताएं होती है, जैसे अर्थमेटिक मीन की विशेषताएं होती है, वैसे ही हार्मोनिक मीन की विशेषताएं भी होती है। तो हार्मोनिक मीन की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो पहली बात हार्मोनिक मीन सभी मूल्यों पर आधारित होता है, मतलब सारे मूल्य चाहिए होते हैं आपको इसमें भी। तो ये चीज तो तीनों के लिए कॉमन हो गई। देखो अर्थमेटिक मीन में भी हमने यही बात की थी कि अर्थमेटिक मीन सभी मूल्यों पर आधारित होता है, ज्योमेट्रिक मीन सभी मूल्यों पर आधारित होता है, और हार्मोनिक मीन भी सभी मूल्यों पर आधारित होता है। दूसरी बात हमने की इसका भी बीज गणितीय विवेचन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये भी गणितीय माध्य है। गणितीय माध्य में आपके अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था और क्वाड्रेटिक मीन था। तो इन चारों ही मीन का गणितीय बीज गणितीय विवेचन हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी है क्या, कि हार्मोनिक मीन जो है ना उसका यूज आपके हार्मोनिक मीन जो है अधिक विषमता वाली श्रेणी में, अधिक विषमता वाली श्रेणी में हार्मोनिक मीन का सर्वाधिक उपयोग होता है। अब आप कहोगे भाई विषमता क्या है, तो विषमता का चैप्टर आएगा तब उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी तो ये पॉइंट ध्यान में रखो कि अधिक विषमता वाली श्रेणी में हार्मोनिक मीन का सर्वाधिक उपयोग होता है, मतलब सबसे उपयोगी होती है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब जो तीन चीजें हमने बात की है उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बहुत ध्यान होना जरूरी है। इस इंटर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बन सकता है। तीन चीजें आपने, एक देखो मीन पढ़ा अर्थमेटिक, एक मीन आपने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, एक मीन आपने पढ़ा हार्मोनिक। पहली बात तो इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। पहली बात तो कि यदि आपकी श्रेणी सममित है, सममित मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सीरीज में एक्स बार, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर होते हैं, और मीडियन और मोड भी बराबर होते हैं, आपको बताया हुआ है पहले मैंने। तो सारी चीजें बराबर ही होती है सिमेट्रिकल मीन, सिमेट्रिकल सीरीज में। तो कोई सममित श्रेणी है तो उसमें एक्स बार, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होगा, सेम। असममित श्रेणी है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो जो सीरीज सिमेट्रिकल नहीं होगी वहां पे एक्स बार आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा,
ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक। आप लोग कहीं बुक्स में यदि इस चीज को देखोगे ना तो बुक्स में शायद ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये इक्वल का निशान और मिलेगा। इक्वल का निशान होता है सिमेट्रिकल सीरीज के लिए, और सिमेट्रिकल नहीं है तो हमेशा ये बड़ा ही होगा एक्स बार ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा ही। ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच में एक और इंटर रिलेशनशिप होती है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का रूट होता है। ज्योमेट्रिक मीन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मतलब इन तीन में से कोई दो चीजें, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तीन में से कोई दो चीजें दे दी जाए और एक आपको कैलकुलेट करनी हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपके मीन मोड मीडियन के लिए मैंने बताया था z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, वही चीज यहाँ पे भी है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो x बार और हार्मोनिक मीन का क्या होता है, रूट होता है। ठीक है। अच्छा, एक और इनके बीच में डिफरेंस बताता हूं, वो ध्यान रखना है वो भी आपको। इन तीनों के बीच में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्योमेट्रिक में सॉरी अर्थमेटिक मीन जो होता है ना उसमें क्या होता है, बड़े मूल्य जो होते हैं उनको अधिक महत्व मिलता है और छोटे मूल्यों को कम महत्व मिलता है। बड़े मूल्यों को अधिक महत्व, छोटे मूल्यों को कम महत्व मिलता है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, छोटे मूल्यों को अधिक महत्व मिलता है और बड़े मूल्यों को कम महत्व मिलता है। हालांकि ये सब चीजें प्रैक्टिकल से सीख बता सकता हूं आपको, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल बताऊंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपको तो ये चीज ध्यान ही रखनी है कि अर्थमेटिक मीन जो है उसमें बड़े मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, छोटे मूल्यों को कम महत्व दिया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन में बड़े मूल्यों को कम महत्व देते हैं, छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। और हार्मोनिक मीन में यही चीज अप्लाई होती है ज्योमेट्रिक मीन वाली, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाती है। मतलब इसमें छोटे मूल्यों को ज्योमेट्रिक मीन से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये एक इंटर रिलेशनशिप जो है ये भी इन तीनों के बीच में आपको अच्छी तरीके से ध्यान, ठीक है। ये 5 तरह के सेंट्रल टेंडेंसी के पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं देखो, लेकिन और भी तो है, मेन तो ये 5 ही है। इन 5 के बारे में तो हमने देखो फुल डिटेल में स्टडी कर ली, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। कितना डिटेल से हमने हर एक एक पॉइंट को कवर किया है, एक भी चीज नहीं छूटी। इसके अलावा जो मैंने आपको मीन बताए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के और मेजरमेंट बताए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि उनके ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप अटेंड कर पाओ। एक तो मैंने आपको बताया था द्विघाती माध्य, क्वाड्रेटिक मीन। द्विघाती माध्यम में क्या होता है, जितने भी मूल्य है ना अपने, जितने भी आइटम्स गिवन है आपको, सबसे पहले उनका स्क्वायर निकालो। स्क्वायर निकाल के जोड़ देते हैं, फिर n से डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका रूट निकालते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक मीन इज इक्वल टू रूट, अब आपके पास 4 संख्याएं हैं a b c d, तो a संख्या का स्क्वायर, b संख्या का स्क्वायर, c संख्या का स्क्वायर, d संख्या का स्क्वायर, चारों को जोड़ के n से डिवाइड करके फिर उसका रूट निकाल लिया जाता है। तो ऐसे माध्य को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक मीन कहते हैं, द्विघाती माध्य कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है एक तो। इसके अलावा मैंने आपको व्यापारिक माध्य बताए थे 3 तरह के। कौन कौन से बताए थे, एक तो बताया था चल माध्य, मूविंग एवरेज,
तो मूविंग एवरेज के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, टाइम सीरीज आपके कोर्स में है क्या? मेरे को कंफर्म नहीं है, टाइम सीरीज है क्या कोर्स में? शायद ही है मेरे हिसाब से, पता नहीं है क्या अभी आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, होगी तो और डिटेल में पढ़ लेंगे, नहीं होगी तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि चल माध्य जो है मूविंग एवरेज, उसका उपयोग काल श्रेणी टाइम सीरीज में किया जाता है और कहीं पे भी इसका यूज नहीं होता। इसके यूज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि चल माध्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो टाइम सीरीज में किया जाता है, ठीक है ना। और टाइम सीरीज में भी किस काम के लिए किया जाता है, सेक्युलर ट्रेंड, दीर्घकालीन उपनति। टाइम सीरीज में हम एक सेक्युलर ट्रेंड निकालते हैं जिसको हिंदी में हम कहते हैं दीर्घकालीन उपनति। तो दीर्घकालीन उपनति ज्ञात करने के लिए हम टाइम सीरीज के मेथड का यूज करते हैं। तो टाइम सीरीज के लिए ये बात ध्यान में रखनी है आपको। सेकंड नंबर बताया था मैंने आपको प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज। तो प्रगामी माध्य जो होता है वो किस लिए यूज आता है, कोई व्यापार हो ना, किसी व्यापार के प्रारंभिक वर्षों के औसत ज्ञात करने हो। क्योंकि देखो कोई व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो वो अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में ज्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि अभी चालू हुआ है, धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ होगी। तो उस केस में जब कभी भी आपको औसत लाभ ज्ञात करने हो, एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने हो, तो फिर प्रोग्रेसिव मीन का यूज होता है। ये माना जाता है कि बिजनेस का क्या हो रहा है, प्रोग्रेस। और तीसरा एक और बताया था मैंने आपको, संग्रथित माध्य, कंपोजिट एवरेज। तो संग्रथित माध्य कंपोजिट एवरेज में क्या होता है कि समांतर माध्य का भी समांतर माध्य निकाला जाता है। जैसे मान लो 3 श्रेणियां हैं आपके पास में, 3 सीरीज है, पहली सीरीज का भी एक्स बार मालूम है आपको, दूसरी सीरीज का भी एक्स बार मालूम है, और तीसरी सीरीज का भी एक्स बार मालूम है। तो एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 प्लस एक्स बार 3, और फिर से इनका एक्स बार निकाल देते हैं। भाई 3 संख्याओं का एक्स बार निकालना है तो 3 से डिवाइड करते हैं ना हम, मतलब अपॉन एन, एक्स बार 1 एक्स बार 2 एक्स बार 3 अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, कंबाइंड मीन अलग चीज है ना, ना ना, कंबाइंड मीन में आप दो श्रेणियां हैं उनके समांतर माध्य का समांतर माध्य नहीं निकालते हो। वो तो एक जैसे फैक्ट्री में 40 वर्कर है, उनका एक्स बार निकाला हुआ है आपने, 40 मेल है और 50 फीमेल है, उनका एक्स बार निकाला हुआ है। तो अब इन दोनों को जब मिक्स करोगे ना कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो पूरे 90 एम्प्लॉय का एक्स बार आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मैथ्स का ये मैथ थोड़ी है, तो ये तो एक्स बार 1 2 3 फॉर्मूला लगाना है आपको, इसमें मैथमेटिक कुछ भी नहीं है। एक सिंपली मीन एवरेज जब हम निकालते हैं, सिंपल 3 संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं। वही काम यहाँ करना है कि यहाँ 3 संख्याओं का एक्स बार नहीं निकालना है, 3 एक्स बार का एक्स बार निकालना है। यहाँ पे आप देखो एन जो ले रहे हो वो 3 ले रहे हो, जबकि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में आप एन लोगे 40 प्लस 50 पूरा 90 लोगे, ठीक है ना। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन अपने आप में अलग चीज है, ये कंपोजिट मीन अपने आप में एक अलग चीज। तो ये अब हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली हमने सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर, ये सारे एवरेजेज, सारे मीन वगैरह सब कुछ आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना डिस्पर्सन, उसके बारे में बात करेंगे। अपकिरण के माप।
डिस्पर्सन क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को। डिस्पर्सन में क्या होता है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, उसमें तो क्या होता है, किसी एक मूल्य के इर्द गिर्द बाकी सारे मूल्य घूमते रहते हैं। तो हमने कहा कि भाई वो जो एक नंबर है वो हमारे एक तरह से सेंटर का नंबर, लेकिन डिस्पर्सन में क्या ज्ञात किया जाता है कि हमारी सीरीज का फैलाव कितना है, बिखराव कितना है, मतलब स्कैटरनेस। यदि आपको स्कैटरनेस ऑफ सीरीज कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आपको डिस्पर्सन, अपकिरण का प्रयोग करना पड़ता है। अपकिरण के जो माप होते हैं ना, उनको सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज, फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज तो हो गए सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और इनको हम कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एवरेज, अपकिरण के मापों को। अपकिरण में क्या क्या माप अपने को निकालने हैं वो बाद की बात है। अच्छा, अपकिरण के माप भी दो तरह के होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अपकिरण के माप दो तरह के होंगे, एक होगा निरपेक्ष माप, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एक होगा सापेक्ष माप, रिलेटिव मेजरमेंट। ठीक है ना। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव, निरपेक्ष और सापेक्ष क्या है, इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट में तो जो अपना आंसर आता है वो इकाइयों में आता है, यूनिट्स में आता है। जैसे नॉर्मली हम कोई चीज निकालते हैं, अब जैसे मीन, मीडियन, मोड, इन सब में आंसर यूनिट में ही आता है अपना, ठीक है ना। लेकिन जब आप रिलेटिव मेजरमेंट निकालते हो, सापेक्ष माप निकालते हो, तो आपके आंसर या तो परसेंटेज में आएंगे और या अनुपात में आएंगे, रेशियो में। सापेक्ष माप के आंसर हमेशा किस में आते हैं, परसेंटेज में या रेशियो में आते हैं। हमेशा एक चीज, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको दो सीरीज के बीच में तुलना करनी, कंपैरिजन करना हो, यदि आपको दो सीरीज के बीच में, तो कंपैरिजन केवल और केवल रिलेटिव मेजरमेंट में ही होता है। ठीक है ना। एब्सोल्यूट मेजरमेंट में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता। कंपैरिजन, तुलना जो है वो हमेशा रिलेटिव मेजरमेंट, सापेक्ष माप में ही की जाती है। ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको ध्यान। ठीक है, बाकी मैं बताऊंगा आगे सापेक्ष माप कौन कौन से होंगे। अब आपको ये देखना है कि भाई डिस्पर्सन में, अपकिरण में कौन कौन से माप, कौन कौन से मेजरमेंट की स्टडी करनी है, अध्ययन करना है अपने को। तो एक तो इसमें होती है, देखो, लिमिट रेंज, सीमा विस्तार, और एक होते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एवरेजिंग, द्वितीय श्रेणी के माध्य। तो लिमिट रेंज में कौन कौन से मेजरमेंट आएंगे, सबसे पहले विस्तार, जिसको हम कहते हैं रेंज। दूसरा इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतः चतुर्थक विस्तार। इंटर क्वार्टाइल रेंज। तीसरा शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज। और दशमक विस्तार भी होता है। शतमक विस्तार और दशमक विस्तार एक ही होते हैं, आंसर एक ही आता है दोनों का, डेसाइल रेंज। एक होता है चतुर्थक विचलन, या इसका दूसरा नाम है अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज।
तो ये तो रेंज वाले, लिमिट वाले जो चीजें हैं, लिमिट वाले जो मेजरमेंट है वो तो इतने। और सेकंड टाइप के एवरेजेस जिनको हम मानते हैं वो मेजरमेंट होते हैं सबसे पहले माध्य विचलन, मीन डेविएशन, उसके बाद में प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद में प्रसरण, वेरियांस, और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जुबान पे नहीं आ रहा नाम मेरे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, किसी को याद होगा हिंदी में नाम इसका? विचरण गुणांक। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब अटक जाते हैं। विचरण गुणांक। तो ये चार मेजरमेंट जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ एवरेजेस की कैटेगरी में आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिमिट रेंज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि आप ग्राफिकल पोर्शन जो होता है बिंदु रेखीय विधि, उससे भी अपकिरण के मापों को ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिंदु रेखीय विधि में एक लॉरेंज कर्व होता है, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र, उसका यूज किया जाता है डिस्पर्सन के मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व, ठीक है। अब ये बाकी सारी चीजें तो अपने को खैर कैलकुलेट करनी है, लेकिन एक ओरिजिन और जो मैंने बताया था ना स्केल वाली बात आपको, मीन मोड मीडियन में, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक में ओरिजिन और स्केल की बात की थी, और यहाँ पे भी ओरिजिन स्केल की बात करूंगा। उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब मान के चलो कि आ ही सकता है। अब देखो ध्यान से सुनना, ओरिजिन और स्केल की बात कर रहा हूं पहले, फिर इनके ऊपर बात करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका। देखो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसका कोई भी मेजरमेंट हो उस पे प्लस माइनस का भी इफेक्ट पड़ता है। प्लस माइनस को मैंने आपको बताया था ओरिजिन, उद्गम कहते हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन को कहते हैं स्केल, पैमाना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना तो वर्ड ये यूज होंगे, उद्गम या पैमाना। आपको प्लस माइनस नहीं कहेगा। उद्गम में परिवर्तन करने से समांतर माध्यम में क्या परिवर्तन होता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए ये वर्ड आपको याद रखने हैं। प्लस और माइनस करने को तो कहते हैं ओरिजिन, और मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन को कहते हैं हम स्केल, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दे, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा देखो ऑब्जेक्टिव। और आपको कह दे कि यदि x बार 6 हो, x बार क्या हो, 6 हो, तो y बार कितना होगा पूछेगा। तो x बार 6 दिया हुआ है, y बार कितना होगा ये पूछ रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में x की जगह x बार की वैल्यू रख दो। 2 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 12, 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, तो यही y बार है। तो आप अपना आंसर दोगे 1, ऑप्शन में आपको आंसर मिल ही जाएगा, है ना। ये तो बात हुई x बार की। मीडियन आ जाए मान लो तो भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। केंद्रीय प्रवृत्ति का कोई भी माप आ जाए, आपको यदि एक इक्वेशन गिवन हो
और x की वैल्यू दे रखी हो, y की पूछी हो, तो आप उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके y की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी बस वो आंसर होगा। लेकिन यदि अपकिरण की कोई वैल्यू आ गई, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति में दिक्कत नहीं है। अपकिरण की कोई वैल्यू आ गई तो उस केस में क्या करना है, अपकिरण की वैल्यू में कोई मान लो इक्वेशन का यही क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और आपको कह दिया कि भाई x का स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। x का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 6 और कह रहा है y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट। ये तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी ओरिजिन स्केल तो बाद में बात करूंगा, उसके ऊपर तो मैं आया ही नहीं हूं अभी तक। अभी इक्वेशन वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। यदि केंद्रीय प्रवृत्ति का कोई भी माप आ जाए क्वेश्चन में और एक इक्वेशन गिवन हो x और y की, और आपको x और y में से एक वैल्यू गिवन हो, दूसरी निकालनी हो, आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको अपकिरण का कोई मेजरमेंट दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे अपकिरण का मेजरमेंट स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया है अपने को कि x का स्टैंडर्ड डिवीजन 6 है, तो y का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2x, x की जगह 6 कर देता हूं, 2 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे ये 0 क्यों लिखा है। 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि आप जब डिस्पर्सन अपकिरण के मेजरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। क्या कहते हैं, जिनके साथ x और y लगे हुए हैं इनको तो कहते हैं वेरिएबल्स, जिनके साथ में x और y लगे हुए हैं इनको कहते हैं वेरिएबल, और जो सीधा डिजिट दिया हुआ है उसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो डिस्पर्सन का कोई भी मेजरमेंट कैलकुलेट करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करना होता है। तो आप इस 15 को भूल जाओ, तो आप कहोगे 0 ही है, ये 15 ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू -12/3, मतलब y का स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया -4। यदि x का स्टैंडर्ड डिवीजन 6 है और आपको पूछ ले y का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा, तो y का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा, -4। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेशन का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो अपकिरण के मेजरमेंट में आपको कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करना है, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति के क्वेश्चन में आपको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, इग्नोर किसी को भी नहीं। ठीक है, अब बात करता हूं ओरिजिन स्केल की वापस। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उन पे ओरिजिन का भी पूरा फर्क पड़ता है और स्केल का भी पूरा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो आपके पास में ये डिजिट और आपने इनका x बार निकाला या मीडियन निकाला, तो जैसे इसका मीडियन 7 आया है, ठीक है ना। अब आपको कहा जाए कि इन सारी संख्याओं में 3 जोड़ दो, तो मीडियन आपका 3 जुड़ के आएगा 10। इन सारी संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मीडियन भी 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा। डिवाइडेशन में भी ऐसा ही होगा और सब्सट्रैक्ट में भी ऐसा ही होगा। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों पे ओरिजिन और स्केल दोनों का फर्क पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात करता हूं, मान लो इसी तरह से एक सीरीज है 5, 6, 7, 9, 12 और उस सीरीज का मीन डेविएशन है आपके 0.87। मीन डेविएशन आपने निकाल लिया उस सीरीज का, मीन डेविएशन कितना है, 0.87 है। अब आपको कहा जाए
कि इस सीरीज में सारी संख्याओं में 3 प्लस कर दे तो मीन डेविएशन कितना होगा? बताओ कितना होगा? कितना होगा? कल बताया था ना मैंने आपको। मतलब आपको 8, 9, 10, 12 और 15 का मीन डेविएशन निकालना है। इसका मीन डेविएशन तो है 0.87। तो इस सीरीज का मीन डेविएशन कितना होगा? तो क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.87 ही होगा। कल यही तो बात बताई थी मैंने आपको। डिस्पर्सन के मेजरमेंट में प्लस और माइनस का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इन सीरीज को आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो उतना फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे मान लो इन सभी डिजिट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 15, 18, 21, 27 और 36, तो फिर इसका आंसर भी 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। 0.87 का हो गया 2.61। तो इस सीरीज का आंसर 0.87 आया है ना, तो इसका आंसर 2.61 आएगा, क्योंकि सारे फिगर्स 3 से मल्टीप्लाई हो गए। तो स्केल का फर्क पड़ता है, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का फर्क पड़ता है। ये आपको बात स्पेशली ध्यान, ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्पर्सन के मेजरमेंट के ऊपर बात करें। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, अब एक सीरीज है ये, युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे, पता है आप सबको। अब मैं कहूं इसका एक्स बार निकालो तो क्या आएगा? 6। इसका मीडियन क्या आएगा? 6। इसका मोड भी क्या आएगा? 6। इसका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा? 6। इसका हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा? 6। मतलब ये सममित श्रेणी है, सिमेट्रिकल सीरीज है, तो सारी चीजें एक जैसी आई। लेकिन डिस्पर्सन की बात करें ना, डिस्पर्सन का कोई मेजरमेंट, यदि सारी संख्याएं सेम है ना, तो डिस्पर्सन के मेजरमेंट का आंसर हमेशा 0 आता है। चाहे आप रेंज निकालोगे इस सीरीज की तो भी 0 आएगी, मीन डेविएशन निकालोगे तो भी 0 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो भी 0। मतलब यदि किसी सीरीज में सारी संख्याएं सेम हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एक श्रेणी में 6 6 6 6 6 6 गिवन है, तो आपके स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आएगा? तो आपको सीधा आंसर देना है 0 ही आएगा। एक्स बार, मीडियन और में तो वही संख्या आ जाती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, और डिस्पर्सन अपकिरण के माप में आंसर 0 आता है, ये ध्यान, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सन के मेजरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेंज, विस्तार। विस्तार मतलब श्रेणी कहां से कहां तक फैली हुई है, श्रेणी के 2 डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, उसको हम विस्तार कहते हैं। सिंपल सी बात होती है विस्तार निकालना। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट। मतलब सीरीज की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू लेस कर दो, वही आपका विस्तार। जैसे मान लो एक सीरीज है 2, 6, 12, 15, 27, ये एक सीरीज है। अब आपको विस्तार पूछ ले तो आपको देखना हाईएस्ट वैल्यू क्या है 27, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो इस सीरीज का रेंज हो गया 25, बस। लेकिन यदि कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना, विस्तार गुणांक,
तो फॉर्मूला लगेगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये हमेशा पॉइंट में आएगा, रेशियो में आएगा। तो पॉइंट में आता है या रेशियो में आता है तो ऐसे मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। परसेंटेज में या रेशियो में आएगा तो ऐसे मेजरमेंट को क्या कहोगे, रिलेटिव मेजर। तो हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी चीज का कोफिशिएंट पूछा जाता है ना, गुणांक, तो वो हमेशा रिलेटिव मेजरमेंट होता है, सापेक्ष माप होता है। और गुणांक नहीं पूछ रहा है, खाली वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपके निरपेक्ष माप होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है। क्लियर है? किसी भी चीज का कोफिशिएंट यदि आपको पूछा जाएगा तो आप समझ लेना कि ये रिलेटिव मेजरमेंट पूछा जा रहा है हमसे, सापेक्ष माप पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया रेंज का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले बता दिए, कोफिशिएंट का भी और रेंज का भी। अब रेंज का उपयोग कहाँ होता है? विस्तार का अधिकतर जो उपयोग होता है वो निर्माणी संस्थाओं में, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती है वहां पे गुण नियंत्रण के लिए विस्तार का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, गुण नियंत्रण के लिए। और इसके लिए क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होते हैं विस्तार के बेस पे नियंत्रण चार्ट बनाते हैं, कंट्रोलिंग चार्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना है खाली आपको। इसका ज्यादातर प्रयोग निर्माणी संस्थाओं में गुण नियंत्रण के लिए किया जाता है, और उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है वो नियंत्रण चार्ट बनाती है। ठीक है ना? तो जैसे आप लोग एक चार्ट मान लो, आज मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ, तो शेयर मार्केट का काम करने वाला, नॉलेज रखने वाला जो दिन भर वही काम करता है, वो क्या करता है, एक चार्ट बनाता है। जैसे एक पर्टिकुलर शेयर है, रिलायंस कंपनी का शेयर है, अब वो एक चार्ट बनाएगा हर 1 घंटे बाद में रिलायंस कंपनी के शेयर का भाव क्या हुआ, 12 बजे ये हुआ, 1 बजे ये हुआ, 2 बजे ये हुआ, 3 बजे ये हुआ। तो ये कंट्रोलिंग चार्ट बना रहा है वो। ठीक है ना? ये जो चार्ट बनाए जाते हैं ना, उनके लिए रेंज का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रेंज देखेगा कि भाई शेयर कितना हाईएस्ट वैल्यू हुई शेयर की और लोवेस्ट वैल्यू कितनी हुई, उसके बेस पे रेंज देखेगा। इसी तरह से टेम्परेचर जो होता है, तापमान में परिवर्तन, उसके लिए भी विस्तार का प्रयोग अधिकतम होता है। ठीक है ना? लेकिन विस्तार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विस्तार को आज तक वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए इस विधि को हमेशा अवैज्ञानिक विधि माना जाता है। विस्तार को, रेंज को हमेशा क्या माना जाता है, अवैज्ञानिक विधि। ठीक है, तो ये आपको रेंज, विस्तार के बारे में मैंने आपसे डिटेल से बात की है। तो अब इस चैप्टर में आपके और जो पोर्शन बाकी है, ये चैप्टर तो हम कंप्लीट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। तो आज तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक तो मान के चलो घंटा 1.5 घंटा का पोर्शन पड़ा है। ठीक है ना? तो आज जितना समझाया उतना आज पढ़ लो, बाकी कल की क्लास में उसको हम खत्म करेंगे। बाकी का जितना पोर्शन बचा हुआ है वो कल कंप्लीट। ठीक है? तो आज जितना समझाया उसको आप अच्छे से देखो, समझो।